तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, जल्दी से कर दो फॉलो और वीडियो को कर दो लाइक और बढ़ा दो आगे, क्योंकि अब डेली आपकी क्लास 1 घंटे की चलने वाली है इस टाइम। तो ऑल द बेस्ट, सब लोग तैयार हो जाओ तेजी के साथ और शुरुआत करो तेजी के साथ सवालों की। और सवालों की तरफ बढ़ता हूं और सवालों के जवाब आपसे पूछता हूं। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने रखता हूं। बहुत ही इजी सवाल है, चाहूंगा सिंपल सवाल इधर से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में BAC बराबर 90 डिग्री है। एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं, व्हाइट पेन है, थोड़ा सा येलो कर लेता हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो BAC बराबर 30 डिग्री है, ABC बराबर 50 डिग्री है, CDE बराबर 25 डिग्री है, तब AED का मान आपको बताना है। तो आप आसानी से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इजीली, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओके, तो हम देखते हैं यहां पर आपका जवाब क्या मिलता है इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो, दी गई आकृति में BAC दिया है, ऑलरेडी ये आकृति यहां पर बनी हुई है। अब क्या देखें, जब ये आकृति आपके सामने है तो यहां दो तरीके से क्वेश्चन आपको कर सकते हैं। एक तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के आधार पर 115 आंसर दिया है नीलम, लेकिन ये अफसोस गलत जवाब है। तो ये दो तरीके से आप सवाल को कर सकते थे। नंबर तरीका एक क्या है कि आप ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, और नंबर दो आप दूसरी प्रॉपर्टी यानी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले मैं इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बता देता हूं। ट्राइंगल में, त्रिभुज में दोनों अंतः कोणों का, ये वाले और ये वाले, इन दोनों कोणों का टोटल इस सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी अगर मैं C की बात करता हूं तो 50 और 30 80 होगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही अगर मैं इस वाले कोण की बात करता हूं तो इन दोनों का टोटल, क्योंकि इन दोनों के सम्मुख कोण E और E के बाहर वाला कोण ये, तो इसका बहिष्ठ कोण जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, इन दोनों का सम होगा। तो 80 प्लस 25 इज इक्वल टू व्हाट? आपने कहा 105। तो राइट ऑप्शन विल बी 105 डिग्री। इज इट क्लियर? सिंपल सवाल था, आपने आसानी से समझा, तो ये सही जवाब है 105 डिग्री। ये तो बेसिक तरीका था। अगर आपको इसको समझना है कैसे कि सर हमें इसको समझना है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, तो मैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से भी इसको समझा देता हूं। देखिए ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से कैसे समझते हैं। ओके, तो देखो ट्राइंगल भी समझा देता हूं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं तो ट्राइंगल पर भी मुझे कुछ नहीं करना था, बहुत इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते थे ट्राइंगल से। कैसे? ट्राइंगल बता देते हैं। देखिए ट्राइंगल कहता है ये 30 का, ये 50 का, तो ये कोण कितने का? अगर मैं BAC की बात करता हूं या ABC की बात करता हूं तो 50 और 30 80, ट्राइंगल होता है 180 डिग्री का टोटल। 180 में से आपने 80 निकाला तो आपको क्या मिला? आपने कहा आपको मिला 100, तो ये 100 का है। और लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी कहती है कि ये वाला कोण टोटल 180 का होगा तो ये 80 का हो गया ना। अगेन ECD में देखें तो 80 प्लस 25 105, तो ये हो गया। अब क्या हुआ? 180 में से घटा दूं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों टोटल कोण 180 के होते हैं, तो दैट इज 75। तो ये वाला कोण अंदर वाला 75 का बचा। लीनियर पेयर से निकालें तो इन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके आपके सामने हैं, आप जिस तरीके को पसंद करें उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और सवाल आपके सामने क्वेश्चन है, दो सरल रेखाएं AB और CD परस्पर बिंदु O पर काटती हैं। ये दो रेखाएं हैं जो काटती हैं। यदि AOC बराबर 50 डिग्री हो तो एंगल BOC बराबर क्या? दो सरल रेखाएं आपके सामने दी हुई हैं जो AB तथा CD पर एक बिंदु पर O पर काटती हैं। यदि एंगल AOC 50 डिग्री हो तो एंगल BOC का वैल्यू आपको बताना। टू सिंपल लाइंस हैं, और ये सवाल मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अगर सवाल इस तरह से आपके सामने आता है तो ये जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ऐसे दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो उन पर बनने वाले कोणों का नाम होता है ये वाला बराबर होता है, ये वाले के बराबर होता है। तो इन दोनों कोणों को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षा बोल सकते हैं आप इनको, या इनको आप बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आपस में बराबर होते हैं, यानी जितने का कोण ये वाला है उतने का कोण ये वाला होगा। अगर ये 50 डिग्री का कोण है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा।
अब लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, 50 डिग्री यहाँ पर ये रहा, तो ये कितने का होना चाहिए 130 डिग्री। तो सारे कोण मिल गए आपको, ये भी 130 डिग्री का होगा। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? उसने पूछा है कि भाई AOC 50 डिग्री है, तो आपको बताना था BOC। BOC क्या होता है? BOC दैट इज 130 डिग्री, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ूं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेट्स सी। किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। अब थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पेन का और आपसे, हाँ, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 70 मीटर एंड द पेरीमीटर इज 40 मीटर। तो आपको बताना है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस फॉर्म। इस जो ग्राउंड है उसका एरिया क्या होगा? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का कि इस फॉर्म का एरिया हम कैसे निकालते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। मैं इधर बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये वो आयत है जिसकी आप बात कर रहे थे, ये इसका विकर्ण। मैं आपको दोनों तरीके से सवाल को सॉल्व करके बताता हूं, एक बुक वाला तरीका और दूसरा स्मार्ट वे, एडवांस वे। तो पहले बुक वाला समझते हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सपोज ये L है और ये B है, दिस इज L, दिस इज B। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होता है? लंबाई का वर्ग जमा चौड़ाई का वर्ग बराबर क्या होता है? आपने कहा सर 17 का वर्ग होता है, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। क्योंकि उसने बोला विकर्ण 17, मैंने चित्र बना दिया और आपके सामने रख दिया। उसने कहा इसका परिमाप जो वो 40 मीटर है, 46 मीटर है इसका परिमाप, एरीमीटर। तो एरीमीटर क्या होता है? आपने कहा 2 × L + B, यही तो होता है। वो कितना दिया है? वो आपको दिया है 40, यानी L + B इज इक्वल टू व्हाट? इट इज 23। तो आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, ऐसे एक इक्वेशन और दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आपने कहा L + B का होल स्क्वायर, में यहां लिख देता हूं। तो ये क्या बना? आपने कहा L² + B² + 2LB। तो L + B कितना है? 23। तो 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू L² + B² इज व्हाट? 17² + 2LB। या मैं इधर कर देता हूं, 2LB निकाला मैंने यहां से, व्हाट इज इट? 23² - 17 का स्क्वायर, 23² - 17²। या कह सकते हैं LB इज इक्वल टू, एक बार जोड़ो A² - B² के फॉर्मूले से, तो 23 + 17, 23 - 17 अपॉन 2, यानी 40 × 6/2, 3, 120। तो 120 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। दैट इज द क्वेश्चन स्क्वायर मीटर, जो आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है ना? हाय दामिनी। अब इसको हम स्मार्ट वे में कैसे कर सकते हैं? भाई ये तो क्वेश्चन हो गया ऐसे जो हमने बहुत बड़े तरीके से किया। स्मार्ट वे में कैसे करेंगे उसको भी देख लीजिएगा। मैंने क्या काम किया? मैंने एक ये आयत बनाया और मैंने क्या देखा? ये 17 है, तो मुझे कुछ याद आया, अगर 17 है तो इसकी मैंने आकृति ये भी तो बन सकती है, ये वाली जो मैंने निकाली, इसका एक पार्ट निकाला, ये 17 है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है? समकोण त्रिभुज कहता है कि अगर कर्ण 17 है तो ट्रिपलेट के माध्यम से ये 8 और 15 होना चाहिए। ट्रिपलेट यही तो कहता है। ट्रिपलेट का मतलब जानते हैं ना क्या होता है? ऐसी 3 भुजाएं जिनसे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो। 3, 4, 5 होती है, 5, 12, 13 होती है, 6, 8, 10 होती है, 7, 24, 25 होती है, आप कह सकते हैं 8, 15, 17। तो ये कॉमन ट्रिपलेट्स हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमने सिर्फ इन 4-5 ट्रिपलेट्स को समझना है और हमने देखा आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसकी लंबाई 15, इसकी 8। वेरिफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं? 15, 8, 23, 23 दूनी 40 इसका परिमाप दिया हुआ है। तो 15, 8, 23 दूनी 40 दैट इज 17। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ? इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी? L × B इज द एरिया। तो 15 × 8 इज इक्वल टू 120 इज द राइट आंसर। तो आप इसको इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ग्रेट। वन मोर क्वेश्चन गाइज, ये रहा आपके सामने।
किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव क्या होता है? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा ए तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर, या फिर तीसरी भुजा का। अनअकैडमी कपड़ा। ओके, तो यहां पर मैं देख रहा हूं जवाब क्या मिलता है आप लोगों को, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में 2 या 3 बार पूछा भी जाता है। ठीक है ना, समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या होगा। ओके, तो हमने देखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग दिया है क्या, तो ये कुछ प्रॉपर्टी आपको समझनी होगी। मैं इसको इधर समझा देता हूं। सपोज ये ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो एक ट्राइंगल, किसी भी माप का ट्राइंगल तभी पॉसिबल है जब वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। कौन सी प्रॉपर्टी को? ए बी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होना चाहिए ए सी से, यानी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का टोटल, त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं का टोटल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई ट्रायंगल इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो समझ लेना वो एकदम सही है। तो क्या समझ में आया कि दो छोटी भुजाओं का टोटल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि दोनों छोटी भुजाओं का टोटल बड़ा तो होता है, या आप कह सकते हैं कि त्रिभुज की तीसरी बड़ी भुजा दोनों भुजाओं के टोटल से छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं। मैंने लिखा 1, 2 और 4। इस माप का ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? उसका रीजन क्या है? दो छोटी भुजाओं को जोड़ो, 2 और 1 3, 3 बड़ा नहीं होता 4 से, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, आपने कहा ओके 1, 2, 3 का बन सकता है क्या? 1, 2, 3 का ट्रायंगल बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 1 और 2 का टोटल 3 होता है। 3 बड़ा नहीं होता 3 से, 3 3 के बराबर होता है, तो ये भी गलत है। हाँ, अगर मैं बोलूं 1, 3 और 4 इसका बन सकता है? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 1 4 बड़ा नहीं होता 4 से, तो ये भी प्रॉपर्टी गलत है। अगर मैं बोलूं 1, 2, 4 तो क्या बन सकता है? नहीं बनेगा, वो ऑलरेडी बता चुका था मैं। तो मैंने कहा 1, मैंने कहा 1, 5, 4 अब बन सकता है? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि 5 और 1 6 और 6 बड़ा होता है 4 से, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ये सवाल दोनों बार यूपी टेट में भी पूछा गया है और सी टेट में भी पूछा गया और स्टेट टेट एग्जाम में भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा, एक ट्रायंगल तभी पॉसिबल है जब उसकी दो छोटी भुजाओं का टोटल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहां पर क्या है? दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। डन, आगे बढ़े। एक और सवाल, चलिए। दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। पोल आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए मैं बता देता हूं। देखो, दो घनों के आयतन का अनुपात कितना है? 27:64। अब घन क्या होता है? घन की शेप तो शायद आपको सबको पता होगी। एक ऐसी शेप जिसके अंदर सारी भुजाएं बराबर होती हैं और 6 फलक होती हैं, है ना? ऐसे तो होता है। और घन के अगर हम बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है a क्यूब, यानी भुजा की घात 3। सवाल सिस्टम में बड़ा अच्छा सा पड़ा हुआ है, समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं a क्यूब, तो 2 हैं यहां पर, तो मैंने लिखा a1 क्यूब अपॉन a2 क्यूब, वो ऑलरेडी दिया है 27:64। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं? a1 अपॉन a2 क्यूब इज इक्वल टू 27/64 का वर्गमूल क्यूब रूट। अगर मैं इसको उधर भेज देता हूं तो क्या बना? 3/4।
यानी आपने निकाला A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/4। उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आपके सामने ये लिखा है तो जितनी भी फेस है 6 फेस है ना, उसमें a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे तो 6a स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो मैंने संपूर्ण पृष्ठ की बात यहां पर की, 6a स्क्वायर आपके सामने मैंने रख दिया। ओके, अब 6a स्क्वायर आपके सामने आया तो पहले वाले का 6a स्क्वायर, दूसरे वाले का 6a1 स्क्वायर, अब 6a2 स्क्वायर। अब 6 से 6 कट गया तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, a1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर, या आप कह सकते हैं a1 अपॉन a2 का होल स्क्वायर, जो मिला है 3/4 का स्क्वायर, दैट इज 3 3 9/16। तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते थे। तो तरीका आपके सामने लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, बस आपको थोड़ा सा समझ में लाना है। हालांकि क्वेश्चन मैंने बहुत लंबा खींच के बताया जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, अदरवाइज आप विदाउट पेन भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ओके, एक और क्वेश्चन लिया जाए, क्लियर है? ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक और क्वेश्चन लेता हूं और चाहता हूं आपका जवाब क्या मिलेगा। वन मोर क्वेश्चन गाइस, गणित विज्ञान है। आप थोड़ा सा पेडागॉजी सेक्शन भी ले लेते हैं आपके सामने। गणित विज्ञान है। अच्छा, मेरा आवाज भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि मेरा आवाज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। ओके, सवाल आपके सामने है और इसका जवाब जल्दी से दे दो भाई, इतना तो समय नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा आसान है। एक बार चेक कर रहा हूँ आपकी आवाज़ वगैरह मुझे प्रॉपर है कि नहीं है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आवाज़ में शायद कोई इशू तो नहीं है। ओके, अगर कोई इशू होगा तो आई विल डेफिनेटली टेल यू। मुझे लग रहा है कि आवाज़ में शायद कोई इशू तो नहीं है। ओके, आवाज़ ओके, इशू होगा तो आई विल, नो इशू। ओके, तो गणित विज्ञान है, स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का या मानव जीवन का। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। देखिए, अगर मैं गणित की बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना, इट्स विजिबल नाउ। तो गणित जो है वो अंग्रेजी का वर्ड से बना है जिसका नाम है मैथमेटिक्स। किससे बना है? मैथमेटिक्स से। गणित के वर्ड मैथमेटिक्स का ये बना हुआ है। और मैथमेटिक्स भी दो वर्डों का मेल है जो लैटिन शब्द है, दैट इज मैंथानो और प्लस लर्न। और मैंथानो का मीनिंग होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन प्लस लर्न। ओके, कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को तो हिंदी में बोलते हैं गणना, और लर्न माने क्या होता है? सीखना। तो इसका अगर मैं प्रॉपर फॉर्मेशन की बात करूं तो क्या मीनिंग निकला कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें गणना करना सीखा जाता है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें गणना करना सिखाया जाता है, या गणित एक ऐसा विषय है जो गणनाओं के साथ जुड़ा है, और गणित गणनाओं का विज्ञान है। बात समझ में आ गई? तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी। और क्यों हुआ ये आपको समझ में आया होगा, मैंने ऑलरेडी बताया गणित गणनाओं का विज्ञान है, डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक और सवाल लीजिए तेजी के साथ। ओके, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा? गणित सभ्यता और संस्कृति का, इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं गणित की बात करता हूं, सभ्यता और संस्कृति का दर्पण, ये मैंने आपको कई बार इनके शॉर्ट की बताई हुई है, क्योंकि परिभाषा याद करते समय आपको शॉर्ट की जरूर आनी चाहिए। अगर आपको शॉर्ट की आती है तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, शॉर्ट की नहीं आती तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, बेकन का पूरा नाम था रोजर बेकन, इनकी शॉर्ट की है कुंजी। हॉगविन साहब का है दर्पण, लॉक साहब का है तर्क, और डटन साहब की शक्ति या सामर्थ्य।
अब देखो इनको मैं पूरी डेफिनेशन में कन्वर्ट कर देता हूं। बेकन साहब ने कहा था गणित विज्ञान का मुख्य द्वार और कुंजी है, गणित विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है। हॉगबिन साहब ने कहा गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, मैथमेटिक्स द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। लॉक साहब ने कहा गणित एक ऐसा विषय है जो बालक के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत को स्थापित करता है। क्या करता है? तर्क करने की आदत को स्थापित करता है। और डटन साहब ने कहा गणित का ज्ञान, गणित केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं वरन शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये इनके शॉर्ट कीज हैं जिसके थ्रू आप इन सभी परिभाषाओं को हमेशा याद कर पाओगे और ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगी। इज इट क्लियर? तो चारों परिभाषा याद। डटन की शक्ति, डटता कौन है मैदान में? जिसके पास पावर होती है, शक्ति होती है। तो अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बेकन अपनी कुंजी लेकर लॉक के साथ तर्क लगाकर शक्ति के साथ डटा रहा और हॉगबेन को दर्पण दिखाया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड, आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑलवेज बी योर्स, लेकिन मैं हमेशा की पर फोकस करता हूं। देयर आर कीज, तो इन की को आप यूज कर सकते हैं। एक और सवाल लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इसको तो कोई बच्चा भी बताएगा। सिंपल है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये ग्रेटर देन नहीं होता, ये तो गलत लिखा है, इसको तो काट दो। लेस देन नहीं होता, इन दोनों में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी सही है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन माइनस वाले में प्लस नहीं होता, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आसान था, इजीली आपने हैंडल कर लिया होगा। एक और सवाल लेता हूं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है और ये बहुत कंफ्यूज करता है आप लोगों को। जब भी आप इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इट क्रिएट कंफ्यूजन अमंग ऑफ यू। ये बड़ा दिक्कत करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है। सांस्कृतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है या मानसिक है? प्राथमिक स्तर गणित का महत्व क्या माना जाता है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक? एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल? कल्चरल, सोशल, रिलीजियस और मेंटल? तो मैं आपको बता दूं, गणित का जो प्राथमिक स्तर है 1 से लेकर कक्षा 5 तक बालक हमेशा मानसिक रूप से मैथमेटिक्स पढ़ता है। मेंटल एबिलिटी को मजबूत करने के लिए, मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए, पूनम एकदम सही कहा आपने, वो इस मैथमेटिक्स का यूज करता है, इसको मानसिक शक्ति का विकास करता है। इसी के आधार पर गणित का मानसिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था प्लूटो ने, और प्लूटो ने एक सिद्धांत दिया था कि गणित जो है वो बालक की मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का काम करता है और उसकी सुषुप्त आत्मा में नवीन चेतना भरने का प्रयास करता है। तो ये स्टेटमेंट दिया था प्लूटो साहब ने, और इन प्लूटो साहब के स्टेटमेंट के आधार पर ही इन्हें गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता भी माना गया। ओके, और बात करते हैं फिर 6 से 8 तक क्या होता है। तो 6 से 8 तक बालक गणित पढ़ता है व्यवहारिक रूप से। इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं कई बार देखता हूं बच्चे बहुत गलती कर देते हैं इस सवाल में। ये बच्चा लोग बहुत गलती करता है। क्यों गलती बताता हूं क्या करता है? हम वहां लिखा होता है व्यवहारिक, और व्यवहारिक हम क्या जानते हैं, हालांकि हमारा सोचना सही है, हम व्यवहारिक को क्या सोचते हैं कि हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं बिल्कुल व्यवहारिक है, लेकिन व्यवहारिक का बेसिक मीनिंग जो है वो आप समझिएगा। व्यवहारिक का बेसिक मीनिंग होता है अप्लाइड। इसको समझ लेना, अप्लाइड मैथ्स, यानी आप गणित का प्रयोग गणित की ब्रांच के अलावा किन किन जगह पर कर सकते हैं, करते हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ व्यवहारिक और अप्लाइड। ठीक है ना? तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स बच्चा पढ़ता है, व्यवहारिक रूप से पढ़ता है, वो कक्षा 6 से 8 तक पढ़ता है, उसके आगे तक पढ़ता ही रहता है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ही बढ़िया जवाब। एक और सवाल, और दोस्तों जल्दी से कोशिश करें सभी लोग जुड़ने का, क्योंकि सवाल लगातार आपके लिए बने हुए हैं और मैं डेली क्लास लूंगा, 1 आवर क्लास होगा, आप ही के लिए होगा, और ये बेहतरीन क्लास आपके लिए मैं लगा रहा हूं। ओके, एक और सवाल, मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वो कौन सी हैं? सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक? अगर हम बात करते हैं गणित के प्रयोग की कि बालक के जीवन में सबसे ज़्यादा जो गणित की गतिविधियां हैं वो किस जगह लगाई जाती हैं, तो इसका सीधा सा आंसर शायद आप देंगे आर्थिक। क्यों?
हर एक व्यक्ति, चाहे वो समाज में रहता है, समाज से दूर रहता है, समाज के पास रहता है, हर किसी व्यक्ति को गणित पढ़ने के लिए आर्थिक रूप से गणित जरूर समझना पड़ता है। अगर वो गणित नहीं भी पढ़ता है तो पैसे के लेन देन में उसको जरूर आना पड़ता है, और ये पैसे का लेन देन जो होता है यही आपका आर्थिक रूप से गणित को समझाता है। ओके, समझ में आई? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। हालांकि देखा जाए तो सारी ही वस्तुनिष्ठ परीक्षा के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सारे, विश्वसनीयता भी है, वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है, और सभी भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम है इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा है? ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, और ये सवाल आपको एग्जामिनेशन में बार बार परेशान भी करता है, और ये परेशानी आपकी इतनी हो जाती है कि आप सवाल का जवाब नहीं दे पाते और गलत करके आते हैं। क्योंकि हमारा राष्ट्रीय उत्तर लिखा हुआ है ना ये सभी, तो हम राष्ट्रीय उत्तर के साथ चले जाते हैं और राष्ट्रीय उत्तर को सम्मानजनक जिता देते हैं, और वो आदमी आपको असम्मान की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है ना? तो समझो, हाँ, डी हम बोल देते हैं बहुत जल्दी से। सीटेट तो होगा नहीं, कोई बात नहीं है सुमी नाग, सीटेट नहीं होगा तो क्या करें? पढ़ना तो पड़ेगा। सीटेट नहीं होगा, सीटेट के दूसरे भाई होंगे, यूपीटेट होगा, सुपर टेट होगा, अदर स्टेट टेट एग्जाम होंगे, और हम अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, है ना? बाकी अगर ये सोच के सब लोग बैठ जाएंगे तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा प्रैक्टिस आपसे कर लेंगे। दैट्स इज द रीजन। तो पहले मैंने कहा छोटे छोटे मीनिंग आपको बता देता हूं क्या है। अगर मैं विश्वसनीयता की बात करता हूं तो विश्वसनीयता का मतलब समझो कि एक बार रिजल्ट बनने के बाद उसमें कोई भी चेंज संभव नहीं। दैट इज द बेसिक इशू। अगर एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो परीक्षा में कोई भी परिवर्तन उसके उत्तर शीट में नहीं होना चाहिए। दैट इज विश्वसनीयता। या आप कह सकते हैं कि हमारे टिल्लू भैया थे, टिल्लू भैया की कॉपी हमने 1 2 3 4 5 टीचर से इनकी कॉपी चेक कराई, एक ही कॉपी को फोटोकॉपी करा लिया गया और 5 टीचर से अलग अलग चेक कराया गया। सभी ने टिल्लू को अलग अलग नंबर दिए, सभी लोगों ने अलग अलग नंबर दिए। अगर वो सभी लोग अलग अलग नंबर देते हैं तो परीक्षा विश्वसनीय नहीं है। अगर वो सभी टीचर जितने भी थे जिन्होंने टिल्लू की कॉपी फोटोकॉपी चेक की, सभी ने उसको 8 नंबर दिए 10 में से, सभी ने समान अंक दिए, तो परीक्षा विश्वसनीय है। क्योंकि उसको कोई भी चेक करे उसका परिणाम नहीं बदला, जो था वही रहा, तो दैट इज विश्वसनीय। इज इट ओके? तो विश्वसनीयता की समझ में आई आपको बात क्या होती है। बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की, इसको बाध्यता को बाद में बताऊंगा। वस्तुनिष्ठता क्या है? वस्तुनिष्ठता उस परीक्षा का वह गुण है जिस पर किसी भी टीचर का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी टीचर का पर्सनल अटेंशन, पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल सकता। अब ऐसी परीक्षाएं 2 तरह की होती हैं वस्तुनिष्ठ में, एक होती है निबंधात्मक और एक होती है वस्तुनिष्ठ। जो लिखित परीक्षाएं होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ। अगर बालक निबंधात्मक परीक्षा करता है तो टिल्लू के नंबर सबके अलग अलग आते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन है, अगर एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव है तो ही आप एक बच्चा बराबर नंबर ला सकता है सभी की कॉपी चेक कराने के बाद। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो परीक्षा वस्तुनिष्ठ होती है वह विश्वसनीय होती है। इसलिए विश्वसनीयता का संबंध वस्तुनिष्ठता से बहुत ज्यादा घनिष्ठ है, बहुत ज्यादा मिला है। हाँ, मेरी क्लास महिमा 5:30 बजे डेली चलेगी अब। ओके, तो ये विश्वसनीयता की बात हम कर रहे थे। तो 2 चीज समझ में आई, विश्वसनीयता भी समझ में आई और वैधता भी समझ में, सॉरी, विश्वसनीयता भी समझ में आई और आपको वस्तुनिष्ठता भी समझ में। अब ये वैधता क्या है? अब देखो, आपकी परीक्षा वस्तुनिष्ठ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी परीक्षा वस्तुनिष्ठ भी है, आपकी परीक्षा विश्वसनीय भी है, लेकिन उसके बावजूद ही वो वैलिड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सीटेट की परीक्षा थी, सीटेट की परीक्षा में 150 क्वेश्चन आए, 150 क्वेश्चन थे, सारे ही ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, और सारे ही जब ऑब्जेक्टिविटी है तो रिलायबल भी होंगे, है ना, दोनों चीज हैं। उस परीक्षा में ऑब्जेक्टिविटी भी है, उस परीक्षा में रिलायबिलिटी भी है, दोनों चीज अवेलेबल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस परीक्षा में 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आउट ऑफ सिलेबस 15 क्वेश्चन पहुंच गए। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अगर 15 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल एक काम करेंगे, आप सीधे कोर्ट में जाएंगे और केस ठोक देंगे।
लो भाई केस पकड़ो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बाहर से आए, हमारे सिलेबस से थे ही नहीं। करते हो कि नहीं करते हो? तो जब आपने केस ठोक दिया, इसका मतलब क्या हुआ? परीक्षा तो ऑब्जेक्टिव थी, उसका रिजल्ट भी रिलायबल था, लेकिन क्या परीक्षा सही परीक्षा थी? नहीं, क्योंकि वो वैलिड नहीं थी। अब वैलिड का मतलब समझो, वैलिड क्या होता है? वैलिड का मतलब होता है कि जो परीक्षण जिस चीज को मापने के लिए बना है वे सिर्फ उसी की माप करे, बाकी में 3-5 ना करे। यानी अगर कक्षा 5 का आपने टेस्ट दिया है तो कक्षा 5 के बच्चों को ही मापने के लिए होना चाहिए, कक्षा 8 का क्वेश्चन उसमें नहीं होना चाहिए। सेम कंडीशन है वैधता की, कि जो परीक्षण जिसकी माप के लिए बना उसी को मापे। सीटेट के लिए जो सिलेबस था वो उसके लिए मापने के लिए बना था, लेकिन उसमें आउट ऑफ सिलेबस आपने लगा दिया तो परीक्षा अनवैलिड हो गई, यानी वो वैलिड नहीं रही। इसका मतलब क्या हुआ कि परीक्षा विश्वसनीय हो सकती है, वस्तुनिष्ठ हो सकती है, दोनों होने के बावजूद अगर वो वैलिड नहीं है तो परीक्षा बेकार है। इसलिए वैधता इन दोनों के साथ सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन रखता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आया? तो तीनों के पॉइंट्स आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों को करने में। तो एक क्वेश्चन और लेता हूं आपके सामने, चलो देखते हैं वन मोर क्वेश्चन। अरे इतना आसान सवाल, हलवा बट रहा है भैया, यहां तो हलवा बट रहा है, मुंह भी नहीं चलाना, सीधा अंदर गड़प। बताओ सवाल का जवाब। कौन, ये रीड में आया हुआ क्वेश्चन है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना। विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू द टीचर? टू प्लान, गाइडेंस, टीचिंग एंड बजटिंग। विच वन इज नॉट कनेक्टेड विद द टीचर? तो ये तो बड़ा आसान सवाल है, इसको सब बोलेंगे दैट इज बजट बनाना। क्योंकि योजना मीन्स लेसन प्लानिंग टीचर करता है, यूनिट प्लान टीचर करता है, प्लानिंग तो है। मार्गदर्शन मीन्स गाइडेंस, एक शिक्षक सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है, ये आपने बचपन से सुना है। शिक्षक की सलाह हमेशा काम आती है, ये आपने बचपन से सुना है, तो मार्गदर्शन तो करता है। और मेन काम टीचिंग का ही तो होता है, उसका शिक्षण कराना। लेकिन ये बजट बनाने का काम टीचर का नहीं होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, बाबू जिनको आप बोलते हैं स्कूल की अगर हम बात करें, या फिर HR डिपार्टमेंट, इन सब का ये होता है, या फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस ऑफिसर, इनका होता है, तो इसमें नहीं होता। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल फिर तो, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है? ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, और ये सवाल TLM से है, और TLM वाले सवाल आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि TLM से एक सवाल आपको रखा मिल सकता है एग्जामिनेशन में। क्या है कि सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है अप्रक्षेपित, प्रत्यक्ष अनुभव, प्रक्षेपित और इनमें से कोई नहीं। तो अप्रक्षेपित को मैं और अच्छे से लिख देता हूं, इसको बोलते हैं नॉन प्रोजेक्टेड। और डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्टेड और नॉन ऑफ दीज। इनमें से कौन सी सबसे अधिक सामग्री है? देखो, वैसे सामग्री को मैं अगर दो तरह से देख सकता हूं, जिसमें बालक एक्सपीरियंस के आधार पर सीखता है। बी, प्रत्यक्ष अनुभव, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन दिया है, प्रत्यक्ष अनुभव एकदम सही जवाब है। लेकिन पहले मैं कुछ समझा देता हूं। बालक दो तरह से चीजों को समझता है, एक प्रत्यक्ष रूप से, एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से बालक उन चीजों में इन्वॉल्व होता है, खुद चीजों को छूता है, महसूस करता है, टच करता है, और उनका ऑब्जर्वेशन करता है, और उनके साथ रियल लाइफ में जीने की कोशिश करता है, और वही सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर मैं टीचर के बारे में बात करूं और स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं, तो जो रियल वर्ड से सीख, जिसमें आप भ्रमण की योजना बनाते हैं, बच्चों को पार्क घुमाने ले जाते हैं, जानवरों से मिलवाते हैं, या आप ऐतिहासिक भ्रमण की योजना बनाते हैं, वो सब क्या है, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस में आता है। लेकिन ये दो वर्ड क्या लिखे, इनको भी पता होना चाहिए ना आपको। तो याद रखिएगा, गलत आंसर से ज्यादा जरूरी है, सही आंसर से ज्यादा जरूरी है गलत आंसर क्यों है उनके बारे में पता होना, और वो आपको जानना जरूरी है। देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं TLM की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो TLM जो है ना, हम उसको दो भागों में बांटते हैं, दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑर्गन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी ज्ञानेंद्रियों के आधार पर, और दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण के आधार पर। ठीक है ना। अगर मैं ज्ञानेंद्र की बात करता हूं तो पहली होती है श्रव्य, ये तो सुने होंगे। दूसरा होता है दृश्य, साफ साफ लिख दूं, मेरी राइटिंग वैसे बहुत खराब है। तीसरा होता है श्रव्य दृश्य, ये दृश्य श्रव्य। तो ये क्या है, ये तीनों किसके आधारित होती हैं, ये तीनों होते हैं ज्ञानेंद्रियों के आधार पर।
प्रस्तुतिकरण के आधार पर दो तरह से टीएलएम को बांटा गया है, यानी शिक्षण सामग्रियों को बांटा गया है। कैसे? ऑन द बेसिस प्रेजेंटेशन। एक होती है प्रक्षेपित और एक होता है अप्रक्षेपित। अंग्रेजी में बोलते हैं इनको प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड। इनका मीनिंग समझ लो क्या है। अगर मैं प्रोजेक्टेड की बात करता हूं, प्रक्षेपित की बात करता हूं, तो प्रक्षेपित सामग्रियां वो सामग्रियां हैं जिनके अंतर्गत हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का सहारा लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का यूज करके बच्चों को समझाते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज हो जाए तो समझ लेना वो क्या है, वो प्रक्षेपित सामग्री के रूप में माना जाता है। जैसे OHP, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये सब क्या है? ये सब प्रोजेक्टेड में आते हैं, प्रक्षेपित में आते हैं। और वहीं अप्रक्षेपित क्या है? प्रक्षेपण तो यहां से भी किया जाता है, लेकिन इस समय इन प्रक्षेपित सामग्रियों में, अप्रक्षेपित सामग्रियों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज नहीं होता। जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, नोट्स, चार्ट, मॉडल, ये सब अप्रक्षेपित में आते हैं, नॉन प्रोजेक्टेड में आते हैं। होप सो आपका डाउट क्लियर हुआ होगा कि प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड में क्या अंतर है। और अगर आपको पेपर में दे दिया जाए कि नोट्स जो हैं या चार्ट जो है वो किस तरह की सामग्री के अंतर्गत आते हैं, तो वो नॉन प्रोजेक्टेड यानी अप्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? क्वेश्चन मिला कि गणित के जो मॉडल और चार्ट है किस सामग्रियों के अंतर्गत आते हैं, तो आप याद रखिएगा अगर वहां प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित आंसर है तो आप अप्रक्षेपित देंगे। इज इट क्लियर नाउ? एक और बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। संख्या 3 की घात दिया है, 3 की घात 98 को 5 से भाग देने पर शेष रहता है। अगर मैं 3 की घात 98 को 5 से भाग दूं तो शेष क्या बचेगा? देखो, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बहुत सारे लोग इसको यूनिट वैल्यू से भी कर देते हैं सवाल को, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है और आपका सजेशन भी है कि सारे सवाल आप यूनिट वैल्यू से नहीं कर पाएंगे, वो गलत हो जाएंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम इज ए डिफरेंट पार्ट और यूनिट प्लेस इज डिफरेंट पार्ट। हालांकि मैं इसको दोनों से करके आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपका प्रणाम हितेश कैसे हैं, मैं अच्छा हूं, हितेश आप कैसे हैं, ठीक है ना? तो समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं 3 की घात 58 को 5 से भाग करता हूं तो दे आर 2 वे। मैंने कहा पहले यूनिट प्लेस से करते हैं, तो हम यूनिट प्लेस कैसे निकालते हैं? 3 टू दी पावर 98 अपॉन 5। तो मैंने क्या कहा, इसमें यूनिट प्लेस मैंने निकाला। तो यूनिट प्लेस निकालने का तरीका क्या है? 4 से कटने वाली संख्या एक तरफ रख दो, 98 में से तो 96 हो गई, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 अपॉन 9। और किसी भी ऑड नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल 1 होता है, तो 1 गुणा 3 3 9 ऐसे करोगे ना। आपने एक तरफ निकाला तो यूनिट प्लेस कितना आया? आपने देखा 9 यूनिट प्लेस आया, ये 5 था। तो व्हाट इज इट? 9/5 इज इक्वल टू 4। तो ये यहां तक तो सही उत्तर है, 4 ही आएगा इसका उत्तर। लेकिन याद रखना, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो आप कर रहे हैं, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ 1, 2 से लेकर 9 अंक तक ही लागू होगा। अगर आपको बड़ी संख्या मिल जाए तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस मेथड, तो ये फेल हो जाता है। वहां पर जहां पर संख्या 9 से बड़ी 11, 13, 17, 21 आ जाए तो ये तरीका, ये प्रोसीजर वहां पर फेल हो जाएगा और आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। और कई बार तो ये यहां पर भी गलत उत्तर दे देता है, कई बार तो ये यहां पर भी दिक्कत कर देता है। तो हम ऐसा तरीका क्यों अपने जो हमें गलती की तरफ ले जाए? सही तरीका अपनाते हैं ना। तो चलिए बात करते हैं सही तरीके की और देखते हैं क्वेश्चन क्या है, उसको विचार करते हैं। तरीका है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। ये सवाल किससे होगा? रिमाइंडर थ्योरम से, जिसको बोलते हैं आप शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या कहती है? 3 टू दी पावर 98 अपॉन 5। तो कंडीशन समझिएगा, वैसे आपको आता होगा, फिर मैं जल्दी से बताऊंगा। आप इस वाली वैल्यू में से ऐसा पोर्शन, ऐसा हिस्सा बाहर निकालेंगे जिससे 5 से भाग करने पर या तो प्लस का 1 या माइनस का 1 बचे। बस इतना सा काम याद रखना, यही 2 चीज रखनी है इसमें पूरी में याद। 3 की पावर 98 में से आप 3 की ऐसी पावर बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें 5 से डिवाइड करने पर या तो वो प्लस का 1 या माइनस का 1 दे दे। ओके, बस मैं वही करूंगा। तो मैंने देखा 3 की पावर 2, 3 3 9 होता है ना, तो मैंने 3 की पावर 2 अगर निकालूं
तो ऊपर कितना बचेगा, आपने कहा 49/5। मैंने क्यों निकाली 2, क्योंकि 3 3 9 होता है। अगर 9 में मैं 5 का भाग करता हूं तो 5 दूनी 10, तो माइनस का 1 शेष मुझे मिल जाएगा, इस वजह से। ओके, तो मैंने क्या काम किया, ये बन गया 9 की पावर 49/5, यानी जब से इसमें डिवाइड किया तो माइनस का 1 की पावर 49, अब 15। अब -1 की पावर ऑड नंबर तो -1 ही होगा ना, तो ये हुआ -1/5। और नेगेटिव का भी रिमाइंडर होता नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करें, 5 - 1 = 4। तो अगर ये तरीका आपको समझ नहीं आया है, अगर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, सो यू कैन डू वन थिंग। आई ऑलरेडी taught these chapters of number system which is already uploaded on the channel, so you just go there and find out my playlist. You will get remainder theorem chapter in 3 phases. तो 3 चैप्टर में आप इसको समझ जाएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसको पढ़ा दूंगा। अगर इफ यू हैव एनी इशू, सो कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा कि हमें रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट पढ़ना है, तो आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम अगेन। ओके, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं नया सवाल क्या है। 4 - 2 - 9 to the power 0 + 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3 = व्हाट। रीट 2015 का क्वेश्चन पेपर है ये, रीट 2015 में ये सवाल आ चुका है, तो मैं चाहूंगा जवाब मिले। 4 - 2 - 9 to the power 0 + 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3 = व्हाट। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सवाल, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बड़ा इजी है। देखो अगर मैं बात करता हूं इस सवाल की, मैं यहां लिख देता हूं दैट इज 4 - 2 - 9 to the power 0 + 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 3 = व्हाट। ये क्वेश्चन है। अब देखो अगर मैं बात करूं आपसे 2 - 9 की, तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है, किसी की भी पावर 0, तो उसका वैल्यू तो 1 ही होता है, ये आप सब जानते हैं। किसी की भी पावर अगर 0 होगी तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1। तो आपने क्या देखा, 4 - 2 - 9, कुछ भी हो उसकी पावर 0 तो 1 हो गया ना, + 3 3 = 9, और 9 में 1 का डिवाइड करोगे तो 9 ही बचेगा, +3। तो 9 और 3 12 और 4 16 में से 1 गया, 15 जवाब ये रहा। इज इट क्लियर। जब भी किसी को प्रॉब्लम हो, बाद में भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इसको सॉल्व कर दूंगा। ओके, डोंट वरी। आगे बढ़े अब सवाल की तरफ, और एक और सवाल देखते हैं और जानते हैं आपके जवाब और क्या मिलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को वाइंड अप करने की। एक और सवाल आसान सा, 10,000 + 10 इकाई + 10 दहाई बराबर हैं किसके। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। हाँ, प्लेलिस्ट चैनल पर ही पड़ी है महिमा जी, प्लेलिस्ट चैनल पर भी पड़ी है। आप जैसे ही चैनल पर जाएंगे तो मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, ललित कुमार अनअकैडमी। इसी चैनल पर आपको मेरे सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ओके, 10,000 10 इकाई और 10 दहाई किसके बराबर है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसको तो कोई भी कर देगा। आप में से कहते तो हलवा मिल जाता ना खाने के लिए, आज हलवा बट रहा है, ले लो जिसको लेना है। टुडे इज ओके। तो देखते हैं, जब भी ऐसे सवाल करने को आ जाए तो कुछ नहीं करना। 10,000 है ना, 10,000 का मतलब 1,000 की गुणा। उसने बोला 10 इकाई है तो 10 इकाई का मतलब 1 की गुणा। 10 दहाई हैं तो 10 × 10 की गुणा। बस ऐसे करना है, इस सवाल को टोटल कर दें तो इट विल गिव यू 10,000। ये क्या देगा 10, ये क्या देगा 100। सबको जोड़ दो, 0 1 1 0 1। कौन सा जवाब है भाई। आपने कहा सर ये सामने लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया कुंदन, सिंपल सवाल, सिंपल सा जवाब आपने दिया है। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, इस तरह के सवालों के जवाब लगातार देते रहेंगे तो इट वुड बी ग्रेट फॉर अस। एक और सवाल, 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। 2 घंटे, 3 घंटे,
4 घंटे या 5 घंटे। इनमें से 30 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के। तो 2, 3, 4 या 5 इनमें से कौन सा सही जवाब होगा आपका? देख लेते हैं इसका सवाल। देखो, ऐसे सवालों को करते समय सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो उसने बोला है बस उसी को करते चले जाओ, सवाल हो जाएगा। देखो, उसने बोला 10 दिनों में, 10 दिन में मिनटों की संख्या, तो एक दिन में होते 24 घंटे और 1 घंटे में होते 60 मिनट। यही तो होगी 10 दिनों में मिनटों की संख्या, यही तो निकलेगी। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टर्म्स, बस मैं मल्टीप्लाई कर दिया, बात खत्म हो गई। ओके, ऐसे अपॉन में क्या कर दिया उसने, निम्न में से घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर। घंटों में सेकंड कितनी होती हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। यही तो है। डिवाइड करें, देखो 60 से 60 कट गया, 0 से 0 कट गया और 6 चौक 24, तो 4 घंटे। कितना आसान सवाल था। कोई प्रॉब्लम? आप बताइए, कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। सवाल एकदम इजी आपको समझ में आया। 4 घंटे सिंपल। मैंने देखो कैलकुलेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, आप सभी लोग कोशिश करें, कैलकुलेशन जितनी छोटी से छोटी हो उतना बढ़िया, उतना ही एलिमिनेशन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, तो इट विल गिव यू मोर चांसेस टू कवर योर क्वेश्चन। तो मैंने ये टाइम भी सेव होता है और क्वेश्चन भी जल्दी से होता है। तो 10 गुना 24 गुना 60 बटे 60 गुना 60 क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा 10 मिनटों में 10 दिनों में 10 दिन, 10 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट, और घंटों में सेकंडों की संख्या, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड। यही तो सवाल था, आपके सामने आ गया। एक और सवाल लेते हैं फिर तो। चलिए, वन मोर क्वेश्चन कंप्यूटर जी। चलो, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इसमें देखते हैं सबसे छोटी भिन्न इनमें से कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट। अब ये सवाल आपके सामने लिखा है। अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसको इधर लिख देता हूं जिससे कि हम इसको आसानी से कर पाए। 24/25 दूसरा फ्रैक्शन है, 10/11 तीसरा फ्रैक्शन है, 99/100 और चौथा फ्रैक्शन है 68/69। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। जनरल वे में बता दूं कौन कौन से तरीके हैं। आप करते हैं एलसीएम, एक मेथड है। आप करते हैं डिवीजन भाग विधि। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मैं हमेशा बताता हूं, लेकिन यहां पर मैं चौथा तरीका इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करूंगा। देखो, समझने की कोशिश करना। अगर यहां पर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी 691125 का एलसीएम निकालना। ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा जो मेरा टाइम किल करेगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं, इट विल टेक और टू मच टाइम ऑल्सो। तो मैंने क्या देखा, सबसे पहले आप दो चीज को जानें कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। तो ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? उचित भिन्न। और उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है जिस भिन्न में अंश जो है वो छोटा होता है हर से। अंश जो है NR न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। सारे ही ऐसे। अब आपको ये सिर्फ इतना सा चेक कर लो, क्या इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है? आपने कहा बिल्कुल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। अरे वाह, ये तो कॉमन सा है। इन सभी के बीच का डिफरेंस 1 1 1 है। इससे क्या मतलब निकला? बस सवाल हो गया, आपको कुछ नहीं करना, बस आपने डिफरेंस चेक किया। और ये भी रीड 2015 में आया हुआ सवाल है। आपने डिफरेंस चेक किया 1 1 का, बस। तो सबसे अगर डिफरेंस बराबर है और फ्रैक्शन प्रॉपर है, उचित भिन्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा सबसे छोटे हर वाली भिन्न, सबसे छोटे अंश वाली भिन्न सबसे छोटी और सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। बस यही सवाल था। अब वो चाहे बड़ी पूछे चाहे छोटी पूछे, चाहे इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगवाए चाहे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाए, यू कैन इजीली मैनेज। सबसे छोटी भिन्न क्या है? दैट इज B 10/11। और सबसे बड़ी पूछता तो 99/100। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे। इज इट क्लियर? एक और लिया जाए फिर तो सवाल। ओके, वन मोर क्वेश्चन आपके इंतजार में बैठा है, तो एक और क्वेश्चन लेता हूं और देखता हूं उसका जवाब क्या मिलता है। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? -16 इज ग्रेटर देन -15, -16
इज लेस देन -20, -16 इज ग्रेटर देन 1 और -16 इज लेस देन -3। तो सभी लोगों को बता दिया ना मैंने। अब डेली क्लास 5:15 पर शुरू हो जाएगा। अगर आप नए हैं और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो आप इस तरह के प्रैक्टिस सेशन लगातार चलेंगे। मैं लगातार 10 क्लास लेने वाला हूं, 10 प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूं, पैडागॉजी और कंटेंट दोनों को मिला करके बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होगा। तो आप डेली जुड़ सकते हैं शाम को, और आपके साथ जुड़ने के साथ साथ आपको मिलेगी सफलता, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो चलो सवाल का जवाब देखते हैं। इसको समझने से पहले आप एक चीज समझें। अगर मैं आपसे बोलूं 16 बड़ा है 1 से, ये तो बात सही है। 16 इज ग्रेटर देन 1, इट्स ओके, करेक्ट है, क्योंकि 16 बड़ा होता है। लेकिन अगर जैसे ही मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, समझते रहे ना, अगर मैं इसमें माइनस से गुणा कर देता हूं तो क्या होता है, माइनस का 16, ये चिन्ह बदल जाता है गुणा करने पर माइनस की, तो ये ऐसे हो जाता है। तो -1 बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि संख्या रेखा पर अगर निरूपण करते हैं तो संख्या रेखा कुछ इस तरह से होती है, जिसमें बीच में 0, यहाँ +1 +2, इधर -1 -2 -3, इस तरह से होते हैं। तो -1 सबसे बड़ी नेगेटिव नंबर है, और जितने आगे को चलोगे उतनी छोटी हो जाएगी। यानी नियम क्या कहता है कि जितना भी बड़ा अंक होगा नेगेटिव, वो उतना ही छोटा होगा। ये तो सब जानते हैं ना, जितना बड़ा नेगेटिव नंबर होगा वो उतना ही छोटा होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि -16 तो बड़ा होता है 15 से, तो बड़ा नहीं हो सकता, ये तो छोटा होगा, नेगेटिव है तो गलत है। -16 इज लेस देन -20, बिल्कुल गलत, क्योंकि -16 तो बड़ा होना चाहिए -20 से। क्या नेगेटिव वैल्यू बड़ी हो सकती है पॉजिटिव से? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, -16 इज लेस देन -3, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि -3 नेगेटिव है, -16 नेगेटिव है, और -3 संख्या रेखा पर पहले आता है। और वैसे भी 16, देखो इसको करने का सबसे आसान तरीका देखिएगा, क्या मैंने बताया। अब नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसमें माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 16, ये हो जाएगा प्लस का 3, बस सिंबल बदल जाएगा, सिंबल ऐसे हो जाएगा। तो ये सही तो लिखी कंडीशन। अगर आप कंफ्यूज हो जाएं जीवन में और अभी कंफ्यूज दूर ना हो तो क्या करेंगे, माइनस में मल्टीप्लाई करके निशान बदल दो, तो ये आपका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेटली सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। एक और सवाल लिया जाए फिर तो। ओके, वन मोर क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी हो, 10, 12, 15, 18 से भी विभाज्य हो? तो देखता हूं जवाब क्या मिलता है। वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और 10, 12, 15 और 18 से पूरी तरह से कटे भी? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 3600, 2500, 1600 और 900। यानी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली बी स्क्वायर्ड एंड आल्सो डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18? तो देखो, ऐसे सवाल को समझने के लिए आप एक चीज कर सकते हैं, और वो चीज क्या है, बड़े आसानी समझिएगा। कि अगर मैं बात करता हूं 10, 12, 15, 18, तो 10, 12, 15, 18 यानी दो कंडीशन सवाल में दी हैं। दे आर 2 कंडीशंस। नंबर 1 कि वो संख्या जो है क्या होनी चाहिए, वो संख्या एक तो इनका एलसीएम होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी संख्या। तो मैंने 10, 12, 15, 18 का एलसीएम निकाला, तो वो क्या मिला, आपने कहा 180, क्योंकि एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो छोटी छोटी होती, सभी से कटती, 10 से भी कटेगा, 12 से, 15 से, 18 से। अब यहां पर कंडीशन क्या बनती है, 180 के जितने भी मल्टीपल होंगे, जैसे आपने कहा 2 की गुणा कर दें इसमें 360, वो भी इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगा। मैं दिखा देता हूं निशान लगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यानी ये सारी संख्या चारों जो लिखे, इनसे भी ये संख्या डिविजिबल होगी। ओके, जितनी भी संख्या आप लिखोगे इसका और मल्टीपल कर लो आगे आप। जैसे इसमें आपने 3 की गुणा कर दी अब यहां पर, तो जितने भी मल्टीपल आएंगे 540, ये भी सारे, क्यों जो 180 को काटेगा वो 360 को भी काटेगा, वो 540 को भी डिवाइड करेगा। अगर मैं 4 की गुणा कर दूं इसमें तो 720, मैं 5 की गुणा कर दूं इसमें तो 900। यानी इसके पहाड़े में जितनी भी वैल्यूज आएंगी 18 के में, जितने भी 180 के मल्टीपल होंगे वो सारे मल्टीपल इससे डिवाइड होंगे। बस आपको क्या ढूंढना था, एक ऐसी संख्या, भाई 360 भी कटेगा, 540 भी कटेगा, 720 भी कटेगा, 900 भी कटेगा, तो आपको ऑप्शन में से ऐसी संख्या ढूंढ के निकालनी थी जो पूर्ण वर्ग हो। 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
360 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 720 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 900 परफेक्ट स्क्वायर है। तो यानी राइट ऑप्शन इज 900। हालांकि दोनों सही हैं, ये भी सही उत्तर है क्योंकि 3600 भी 18 180 का मल्टीपल है और साथ में वो पूर्ण वर्ग भी है, कंप्लीट स्क्वायर भी। लेकिन क्वेश्चन में था छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 3600 और 900 में छोटी 900 है, इसलिए हमने इसका ऑप्शन डी लिया। बात समझ में आ गई? कोई मेरा साथी जिसको समझ में ना आई हो बात? इज इट क्लियर? एनी इशू? हाँ, 20 का डी ओके है। कोई इशू, कोई समस्या, कोई परेशानी, चिंता, कष्ट, टेंशन हो तो मुझे बताइएगा। वैसे मैंने कोशिश तो की है आपके सभी क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करने की, आपके सभी क्वेश्चंस को बताने की। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भाई देर किस बात की कर रहे हैं आप लोग? जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और डेली पढ़ने के लिए आ जाओ। हम आपके साथ बैठे हैं, आपसे जुड़कर बैठे हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी आगे करें। तो अब मुलाकात करेंगे इसी समय फिर से कल, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।